welcome. Starting with the new chapter, policies and the people. Let's start. Sorry, no, it's not policies and the people. It's when people rebel 1857 and after. Okay, so we are going to start at class 8 NCRT topic, chapter number 5. Okay, let's start. Police. So the first one is the policies and the people. So in first paragraph it is written that कि हमने previous class में देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इफेक्ट में आई थी. उन्होंने किंग्स क्वींस पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स ट्राइबल सोल्जर्स को कैसे अफेक्ट किया था अलग अलग वेज में. हमने ये भी देखा था कि वो कैसे एक्शंस लेते हैं उनके अगेंस्ट जो अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनके अगेंस्ट बोलते हैं. अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है, तो अब हम यहाँ से ही इसको अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं. नवाब्स लूज देयर पावर. यहाँ पे है इसमें कि नवाब्स अपनी पावर कैसे लूज़ करते हैं. Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had since seen their power erode. हाँ, तो इसमें लिखा गया है कि 18th सेंचुरी के मिड में ही जो नवाब्स और राजा थे, शहंशाह और राजा थे, उन्होंने अपनी पावर को इरोड होते देखा, कम होते देखा, ख़त्म होते देखा, डिस्ट्रॉय होते देखा. उन्होंने अपनी सारी अथॉरिटी और ऑनर जो था उसको लूज़ कर दिया था, वो ख़त्म ही हो गया था. उनके राज्य जो थे वो उनसे छीन लिए थे, उनके फ्रीडम जो थे वो चले गए थे और उनकी जो आर्मीज़ थी उनको भी छीन कर उन्होंने अपने अंदर ले लिया था. उनकी रेवेन्यूज, टेरिटरी सब कुछ छीन लिया गया था. ब्रिटिशर्स ने सब कुछ तबाह कर दिया था. Many families tried to negotiate with the company to protect their interests. बहुत सारी कंपनीज जो थी, बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो इसके ख़िलाफ़ जा रही थी अपने रेवेन्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके एग्जांपल हो सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जो थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई. वो चाहती थी कि उनके अडॉप्टेड सन को हायर कर दिया जाए किंग बनाकर उनके ही महल में. ठीक है. नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू. नाना साहेब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के. उन्होंने ये प्लीड किया कि उन्हें अपने फादर की पेंशन दी जाए जब वो मर गए थे. तो उन्होंने ये कहा कि जब उनके पिताजी मर गए तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी पेंशन दी जाए. उन्होंने ये कहा. हाउएवर द कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन दीज अपील्स. हाउएवर हुआ क्या कि कंपनी जो थी उसको अपने आप पे बहुत घमंड था, तो उन्होंने इन बातों को सुना ही नहीं. आगे बढ़ते हैं. अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड. अवध जो था वो एक लास्ट टेरिटरी थी जिसको उन्होंने पकड़ना था, बाकी पूरा इंडिया उनका हो चुका था. In 1801 और 1801 a subsidiary alliance was imposed on अवध. 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस जो था वो उनके ऊपर अवध के ऊपर इम्पोज कर दिया गया. एंड इन 1856 इट वॉज टेकन ओवर और 1856 में वो छीन लिया गया. गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है ये गलत हो रही है, ये मिसगवर्नड हो रही है और ब्रिटिश रूल इसके लिए चाहिए कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्रॉपर हो सके. द कंपनी इवन बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एंड. कंपनी अब ये भी सोचने लगी कि अब हम मुगल डायनेस्टी को एंड पे कैसे लाएं. द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी. और कॉइन्स के ऊपर जो मुगल एम्परर का नाम लिखा था, एम्परर की पिक्चर बनी थी, उसको रिमूव कर दिया गया. इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. जो 1849 में फिर गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो किंग की फैमिली है वो शिफ्ट हो जाएगी रेड फोर्ट के बाहर. हम उसको शिफ्ट कर देंगे रेड फोर्ट के बाहर. 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है उनको हम लास्ट मुगल एम्परर बनाएंगे एंड उनकी डेथ के बाद उनके जो डिसेंडेंट्स जो है उनको हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे,
उनको सिर्फ प्रिंसेस ही रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको हम किंग्स रिकॉग्नाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं द पीजेंट्स एंड द सेपॉयज। आगे एक जो फार्मर्स हैं और जो सेपॉयज यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं, ये आपको हम क्वेश्चन आंसर्स और इसकी की टर्म्स भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इन द कंट्री साइड peasants and zamindars resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. कंट्री साइड में पीजेंट्स और ज़मींदार जो थे उन्होंने क्या किया, रिजेंट किया हाई टैक्सेस को और रिजिड मेथड्स रेवेन्यू कलेक्शन के उन्होंने यूज़ किए। Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands that they had tiled for. अब जो बहुत सारे लोग थे वो रेवेन्यू नहीं पे कर पाए ब्रिटिश इंडिया को, तो हुआ क्या कि उनको अपनी लैंड लूज करनी पड़ी। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें अपनी लैंड दे दो जो जिनके ऊपर तुम बरसों से पैसा, जब तुम बरसों से उनको टाइल करते आए हो वो हमें दे दो, अब वो हमारी हो चुकी है, तुम हमें रेवेन्यू नहीं पे कर पाए तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। Okay, sorry for the disturbance in between. In the countryside, peasants and zamindar ये हो गया। The Indian sepoys and the employee of the company also had reasons for discontent. जो इंडियन sepoys थे कंपनी के एम्प्लॉय में, उनके पास बहुत सारे रीजंस थे उनके डिसकंटेंट के लिए। They were unhappy about their pay, allowances and conditions of service. वो ब्रिटिश रूल के अंडर बहुत ही अनहैप्पी थे क्योंकि उनकी जो पे थी, उनके अलाउंसेस थे, उनकी सर्विस के कंडीशंस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बेकार और बुरे जा रहे थे। सम ऑफ न्यू रूल्स मोरओवर वायोलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ। जो न्यू रूल्स, कुछ ऐसे न्यू रूल्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रही थी जो उनके ट्रेडिशन को ख़राब कर रहे थे, रिलीजन को ख़राब कर रहे थे। डिड यू नो दैट इन those days many people in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religion and caste. आपको और उन्होंने हमें ये बताया है कि जो पहले ज़माने में अगर कोई सी को क्रॉस कर देता था तो इसका मतलब ये होता था कि वो अपने रिलीजन और उनकी कास्ट को वो छोड़ रहा है। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. तो इसलिए जब 1824 में जो सेपॉयज जो थे उनको कहा गया कि तुम बर्मा में जाओ सी रूट के ज़रिए फाइट करने के लिए कंपनी की तरफ से, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहेंगे क्योंकि ये हमारा रिलीजन के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने ये कहा कि हम इससे अग्री करते हैं, हम लैंड रूट के ज़रिए जा सकते हैं परंतु हम इस रूट के ज़रिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। ओके, आगे बता रहे हैं they were severely severely punished and since the issue did not die down. उनको बहुत पनिश किया जा रहा था लेकिन फिर भी उनका इशू जो था वो नीचे नहीं जा रहा था। In 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to severe overseas if required. फिर उन्होंने 1856 में ये लॉ पास कर दिया कि कंपनी के अंदर जो भी आ रहा है, जो भी सोल्जर आ रहा है उसको सी भी पास करनी पड़ेगी, सी भी क्रॉस करनी पड़ेगी किसी भी कॉस्ट पे। ऑन एनी कॉस्ट दे हैड टू पास द सी। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है सेपॉयज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सेपॉयज ने भी उसके ऊपर रिएक्ट किया कि ये हो क्या रहा है कंपनी साइड में। मैनी ऑफ देम were peasants and had families living in the villages, so the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. और जो कुछ लोग जो थे वो peasants थे अपनी फैमिलीज़ में और उनकी फैमिलीज़ बहुत दूर दूर रहती थी, इसलिए जो उनका गुस्सा था वो sepoys में धीरे धीरे फैल रहा था। यहाँ से शुरू होगी हमारी रिबेल 1857 की कहानी, यहीं से शुरू हो जाती है वो। ये देखो, ये लिखा है कि the sepoys exchanged news and rumors in the bazaars of North India. देखो sepoys एक दूसरे को बता रहे हैं, इसमें न्यूज़ वगैरह बात बता रहे हैं उसके बीच में। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स। अब इन रिफॉर्म्स को क्या रिस्पॉन्स मिले इंडियंस से। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। ब्रिटिश को ये पता था कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा।
Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. और ये लॉ सबसे अच्छा था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया कि उन्होंने सती सिस्टम को काट दिया और रीमैरिज यानी कि फिर से विडोज मैरिज कर सकती है अगर वो मतलब कि अगर उनके हस्बैंड जो है वो डाई हो जाए। आपको सती पता है ना क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन जो थी उन्होंने उस लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट कर दिया। क्या कर दिया? एक्टिवली उसको प्रमोट कर दिया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज। अच्छा, अब 1830 में क्या हुआ कि जो कंपनी है उसने अलाउ कर दिया क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली फंक्शन करने में अब अपने अंडर, और उनको लैंड और प्रॉपर्टी भी दे दी। ये लॉ बना दिया उन्होंने, कहा कि उनको लैंड और प्रॉपर्टी दी जा सकती है, वो एजुकेशन ले सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं इंडिया में। आगे देखो, इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन। अब 1850 में एक नया लॉ पास हो गया कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन जो है वो ईजियर है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी में सारे लोगों को कन्वर्ट करना है। ओके, आगे देखते हैं इसमें क्या बताया है कि दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। मेनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। अब देखो ब्रिटिशर्स कितने चालाक थे। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दोगे तो हम आपको अपना एंसेस्ट्रल लैंड, आपको अपना सारा पैसा जो भी हमने आपसे लिया है, आपका लैंड लिया है, वो हम आपको वापस कर देंगे। इंडियंस ने सोचा कि ये उनके रिलीजन पे एक दाग लग रहा है, उनको गुस्सा आ रहा था। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। यू विल रीड अबाउट द रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन चैप्टर 7। अब इसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। अब लोगों की आइज से। और वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू दैट ये जो पिंक पेजेस है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे ये है, इतना बड़ा दिया है यहाँ पे, ये मुझे पढ़ने की आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं लिखा क्या है। टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ वॉट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्सेज 1 and 2। नो, आई विल नॉट स्टडी, यू विल स्टडी इट yourself, okay। Now let's start the new topic, which is this. Yes, this is very important topic. Please listen to it very carefully. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना। यहाँ से हमारे रिबिलियन की पूरी शुरुआत होती है। और मटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबिलियन। मटिनी क्या होता है? मटिनी का मतलब होता है कि जब सोल्जर्स जो हैं वो एक ग्रुप में अपने ऑफिसर्स को डिसओबे करते हैं इकट्ठे होकर। समझ आई? चलो अब आगे पढ़ते हैं पैरा को। दो स्ट्रगल्स between rulers and the ruled are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. अब इन्होंने कहा कि दो स्ट्रगल्स रूलर्स और रूल्ड के बीच में ही नहीं होती है, उनके बीच में स्ट्रगल्स अनयूजुअल नहीं होती। कभी कभार क्या होता है कि वो जो स्ट्रगल्स होती है वो क्वाइट वाइड स्प्रेड हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है रेजिस्टेंस के लिए, ताकि उनका जो पावर है वो टूट जाए। बहुत सारे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उन्होंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि उनका एक कॉमन एनिमी है और उनको एक ही टाइम पे सारों को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ, इन एनिमीज़ के खिलाफ लड़ना है। अब इस सिचुएशन को डेवलप करने के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के आसपास। मेरा मतलब ये है कि अपनी सिचुएशन के लिए
और लोगों के दिलों में ये आशा जगानी पड़ेगी, उनको ये ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, उनको लोगों के दिलों में आशा जगानी पड़ेगी, इसके लिए उन्होंने ऐसा सोचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच सिचुएशन अब बताया है कि जो ऐसी सिचुएशन थी वो डेवलप हो गई नॉर्दर्न पार्ट्स में इंडिया के 1857 में। आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in the rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in 19th century anywhere in the world. ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में 1857 में। 100 ईयर्स की कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक बड़ा रिबिलियन फेस किया, वो भी मई 1857 में, जब उन्होंने सोचा कि उनकी जगह इंडिया में बन जाएगी और थ्रेटन किया बहुत। उन्होंने कहा कि अगर तुमने यहाँ रहना है, तुम यहाँ आए ना हमारे देश में, तुम यहाँ हमारे देश में आए तो अब सुनो कि हम अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़ते हैं। ये समझ लो, लोगों ने ऐसा सोच लिया अपने दिलों में। सपोज जो थे वो ग्रुप्स में अपने सोल्जर्स, अपने लीडर्स को डिसोबे करना शुरू कर दिया। मेरठ में बहुत सारे लोग रिबिलियन के लिए खड़े हो गए। ठीक है, और 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में ऐसा कॉलोनाइजेशन कहीं नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये एक पिक्चर है, इट्स नॉट क्लियर हियर, आपकी बुक में ये क्लियर होगी। ये पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली on 29 March 1857, a young leader, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। अब बैरकपुर में एक यंग सोल्जर था, उसका नाम क्या था, मंगल पांडे था। और 1857 में 29 मार्च को उसने क्या किया था, अपने ऑफिसर को की डेथ कर दी थी, उसके ऊपर अटैक करके उसकी डेथ कर दी थी। और उसको भी डेथ के लिए उन्होंने उसकी भी डेथ कर दी, जिसने मारा ना, मंगल पांडे ने मारा था एक ऑफिसर को और इसकी डेथ कर दी थी। और फिर इसकी भी डेथ उन्होंने अनाउंस कर दी। पिक्चर देखो, पिक्चर में क्या लिखा है, पिक्चर के नीचे लिखा है पोस्टल स्टैम्प इशूड इन ऑफ मंगल पांडे। पोस्टल स्टैम्प जो है वो इशू हुआ है कॉमेमोरेशन में मंगल पांडे की। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा है। सम डेज लेटर सम sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. हुआ क्या था देखो, मंगल पांडे की डेथ के बाद जो 85 सेपॉइज जो थे उन्होंने मना कर दिया कार्ट्रिजेस यूज़ करने से। वो कार्ट्रिजेस यूज़ करने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो पिग्स के फैट से बने थे, काउस के फैट से बने थे। उन्होंने सोचा कि ये उनका रिलीजन जो है वो उसको तोड़ रहा है, तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसोबे कर दिया। अब उनको क्या किया कि उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने अपने लीडर्स को डिसोबे किया है, क्यों किया है आगे देखते हैं। और वो कब हुआ था, 9 मई 1857 में। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब आगे देखो, जो दूसरे इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ में, उनका रिस्पॉन्स कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. 10 मई को कुछ सोल्जर्स जो थे वो मेरठ में मार्च किया, मेरठ में गए और अपने सोल्जर्स को उन्होंने छुड़ा दिया।
दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने अटैक किया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया. दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन फिरंगीज. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके गन्स को कैप्चर कर लिया, अपने सिपाहियों को छुड़ा लिया, उनकी उनकी उनके जहाँ पे वो काम कर रहे थे, जहाँ थाना बोल सकते हैं, जैसे कि हम जेल बोल सकते हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे थे, उन्होंने उस जगह को आग लगा दी और ब्रिटिशर्स को मार डाला. और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया फिरंगीज के अगेंस्ट वार. फिरंगीज कौन है, फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, इंग्लिश मैन. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. सोल्जर्स ने कहा, उन्होंने सोल्जर्स ने उनको ये कहा कि तुम हमारा देश छोड़ो, ये हमारा देश है, ये कहा. बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड. ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि अब इस लैंड को फिर रूल कौन करेगा. और लोगों ने, सोल्जर्स ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि लैंड को रूल कौन करेगा. हुआ क्या कि The soldiers had an answer to this question. सोल्जर्स के पास इस क्वेश्चन का आंसर था. उन्होंने कहा मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, हमारे मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र जो है वो इस पर रूल करेंगे. The sepoys of मेरठ, यहाँ पे है, the sepoys of मेरठ rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. जो sepoys जो थे वो पैदल निकल गए, 10 मई को वो दिल्ली में रीच हुए बहुत जल्दी, सुबह 4 बजे के आसपास, आप मान लीजिए. ओके. As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in the rebellion. Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Badshah lived, demanding to meet him. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the place and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. अब देखो उसके बाद क्या हुआ. जब वो दिल्ली चले गए, जैसे ही उनकी दिल्ली जाने की खबर उनको पता चली, ब्रिटिशर्स को पता चली, तो उन्होंने नए नए कैंप्स खोल दिए वहाँ पे उनके वे में और उनको मारना शुरू कर दिया, उनको पर अटैक करने शुरू कर दिए. तो उन लोगों ने क्या किया, फिर उन्होंने उन ब्रिटिशर्स को भी मार डाला, उनको मार डाला, फिर से उनके कैंप्स को फायर लगा दी, उनकी गन्स चोरी नहीं, मैं मतलब उनके ऊपर अपना हाथ साफ कर लिया, मतलब उनको छीन लिया उनसे. और फिर वो चले गए कहाँ पर, अपने रूलर को ढूंढने के लिए, अपने बादशाह को ढूंढने के लिए. जो एम्परर था वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी ये नहीं चाह रहा था कि हम जो है वो इन माइटी ब्रिटिशर्स से फाइट करें, पर फिर भी इन सेपॉयज़ ने इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया, तो इनको फाइट करना ही पड़ा. आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है. द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड. अब इन एम्परर को माननी ही पड़ी डिमांड, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इनको माननी पड़ी उनकी डिमांड. ही रोट लेटर्स टू ऑल चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. The single step taken by Bahadur Shah Zafar had great implications. अब क्या हुआ कि जो एंगेजिंग एम्परर, ये जो एम्परर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने लेटर्स लिखे सारे चीफ्स और रूलर्स को इंडिया के, ताकि कि वो आगे आएँ और ऑर्गेनाइज करें एक कॉन्फेडरेसी इंडियन स्टेट्स की ब्रिटिश को फाइट करने के लिए. ये छोटा सा स्टेप जो बहादुर शाह जफ़र ने लिया था, इससे क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी इम्प्लिकेशंस आ गई, लोगों के दिलों में आशा की उम्मीद आ गई. द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. मुगल डायनेस्टी ने कंट्री के बहुत बड़े पार्ट को रूल किया था. Most smaller rulers were chieftains controlled different parts. Smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if Mughal emperor could rule again, we too be able to rule their own territory once more under the Mughal authority. अब उन्होंने राजाओं ने, महाराजाओं ने क्या सोचा, राजाओं ने सोचा कि अगर बहादुर शाह जफ़र के साथ हम मिल गए और हमने इनको हरा दिया,
तो हमें अपने राज्य जो है वो वापस मिल जाएंगे और हम मुग़ल डायनेस्टी के नीचे फिर से रूल करना शुरू हो जाएंगे अपनी लैंड और अथॉरिटी को। ठीक है, उन्होंने ये सोचा तो फिर उन्होंने उसकी हेल्प की। आगे देखते हैं, आगे लिखा है द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश ने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है। दे थॉट दैट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिजेस वुड डाई डाउन। उन्होंने सोचा कि ये जो इशू है कार्ट्रिजेस का ये कम हो जाएगा, लेकिन बहादुर शाह जफ़र का डिसीजन जो था वो ब्लेस कर गया। ये रिबिलियन जो था पूरा चेंज हो गया, इसकी पूरी सिचुएशन चेंज हो गई ड्रामेटिकली। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic. It gives them the courage, hope and confidence to act. जब लोगों ने देखा, मतलब यहाँ पे दिया है कि जब कोई दूसरा देखता है, जब कोई इंसान देखता है कि वो पॉसिबिलिटी आ रही है, उसमें वो पॉसिबिलिटी और उसमें वो मेरा मतलब कि जब कोई इससे पढ़ा, हम इनके एग्जांपल ले लेते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र उनके नवाब थे। तो उन्होंने सोचा अगर हमारे नवाब इतना कर सकते हैं तो हम प्रजा होकर इतना क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने ये किया, फिर उनके दिलों में दिमाग में ब्रेवरी आ गई, करेज आ गया, होप आ गया और कॉन्फिडेंस आ गया। उन पर अपने आप पे विश्वास हो गया कि अब हम ये एक्ट करके ही रहेंगे। अब आगे देखो द रिबिलियन स्प्रेड्स। रिबिलियन कैसे स्प्रेड होता है, आज हम बस रिबिलियन स्प्रेड्स तक ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट का कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ही रहेगा, अभी ये करते हैं, हो सके तो आज ही हो जाएगा। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, there was no uprising for almost a week. It took that much time for news to travel, then a spurt of mutinies began. जब ब्रिटिश जो थे उनको दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया तब कोई अपराइजिंग नहीं थी, कोई ब्रिटिश ने अटैक नहीं किया एक वीक तक, और उन तक ये न्यूज़ पहुंचने में इतना टाइम लगा, एक हफ्ता लगा। मटिनीज़ को क्या हुआ, मटिनीज़ को समय मिल गया प्रिपेयर होने का। अब ये पिक्चर जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की है। कभी कभार पिक्चर आइडेंटिफिकेशन भी आ जाती है पेपर में, तो प्लीज़ पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेगिमेंट आफ्टर रेगिमेंट much need and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After then, the people of the towns and villages also rose up in the rebellion and really rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and to fight the British. Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself as Peshwa. He declared that he was the governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. In Lucknow, British Qadr, the son of the deposed Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या आ रहा है, रेगिमेंट के बाद रेगिमेंट जो थे वो मटिनीड होने लगे, बढ़ने लगे, और उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया, ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कहाँ पे, नोडल पॉइंट्स में, जैसे कि दिल्ली में, कानपुर में और लखनऊ में ज्वाइन होना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग थे टाउन्स के, विलेजेस के, वो रोज अप हो गए रिबिलियन के लिए, और उन्होंने रैलियाँ करना शुरू कर दी अपने नए लीडर्स के आसपास, लोकल लीडर्स के आसपास, ज़मींदार्स और चीफ्स के आसपास, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके अथॉरिटी और फाइट कर सकें ब्रिटिश को। अब देखो लिखा है कि नाना साहब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, जो कानपुर में रहते थे, और उन्होंने गैदर की आर्म्ड फोर्सेस और एक्सपेल कर दिया ब्रिटिश गैरिसन को, ब्रिटिश सिपाहियों को सिटी के बाहर छोड़ दिया, धक्का मार दिया। उसने अपने आप को पेशवा प्रोक्लेम कर दिया। उसने ये डिक्लेयर किया कि वो एक गवर्नर है एम्परर बहादुर शाह जफ़र के नीचे। लखनऊ में बिरजिस कद्र जो थे वो सन थे किसके, वाजिद अली शाह के। उन्होंने अपने आप को नया नवाब प्रोक्लेम कर दिया लखनऊ का। उन्होंने भी बहादुर शाह जफ़र की सुज़रेनिटी को एक्नॉलेज कर दिया। उनकी मदर बेगम हज़रत महल जो थी, उन्होंने एक एक्टिव पार्ट लिया किसमें, अपराइजिंग करने में ब्रिटिश के अगेंस्ट, अपराइजिंग करने में ब्रिटिश के अगेंस्ट। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल्स बॉयज़ एंड
fought the British along with Tantia Tope, the general of नाना साहिब. अब बताओ झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, क्वेश्चन आ जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने किसके साथ रिबेल फाइट की थी? ब्रिटिश के साथ. किसके साथ मिलकर रिबेल फाइट की थी? टांटिया टोप के साथ. टांटिया टोप कौन था? जनरल था नाना साहेब का. इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state. और रानी अवंतीबाई जो थी उन्होंने भी शुरू कर दिया, उन्होंने भी हाथ रेज कर दिया कि मैं भी लड़ूंगी रिबेलियन. उन्होंने क्या किया? 4,000 अपने सिपाहियों को ब्रिटिश के अगेंस्ट छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को जो छीन लिया था. द ब्रिटिश वर जनरली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस. जो ब्रिटिश थे वो बहुत सारे थे, रिबेल फोर्सेस से भी ज़्यादा थे. दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स. उनको बहुत सारी बैटल्स में हरा दिया गया था. दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर अ गुड एंड गेव them the confidence to take the plunge and to join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us. अब जो ब्रिटिश थे वो आउट नंबर थे फोर्सेस में, उनको बहुत सारी बैटल्स में हरा दिया था इंडियंस ने. ठीक, वो पहले से ही बहुत सारी बैटल्स में हारे थे. इससे क्या हुआ कि इससे पीपल ने लोगों को कन्विंस हो गया कि अब हम इनके साथ अगर हम लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं. उन्होंने सोचा कि अगर इनका अब रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, और ये हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है कि हम इनका रूल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा. वाइड स्प्रेड पॉपुलर मतलब कि ये जो सिचुएशन थी ये स्प्रेड होती जा रही थी और बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक टेलीग्राम सेंड हुआ, लेफ्टिनेंट कॉलोनल टिटलर को सेंड किया था. किसने? ब्रिटिशर्स ने सेंड किया था कि हमारे लोगों को जो है वो ये देश के लोग जो है ये मार रहे हैं. हर एक गांव हमारे अगेंस्ट हो गया है, ज़मींदार भी हमारे अगेंस्ट लड़ना शुरू हो गए हैं. लास्ट पैराग्राफ आज की वीडियो का. मैनी न्यू लीडर्स केम अप. बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो नए नए आ गए. फॉर एग्जाम्पल, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came to wipe out the white people. Bagh Khan, a soldier from the Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion in Bihar, and old Zamindar Kunwar Singh joined the rebels' boys in battle with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. बहुत सारे नए नए लीडर्स जो थे वो बनना शुरू हो गए. अहमदुल्ला एक मौलवी थे, वो फैज़ाबाद से थे, और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने भी अपनी आवाज़ खड़ी कर दी और कहा कि ब्रिटिश का रूल जो है वो जल्दी ही एंड हो जाना चाहिए. उन्होंने लोगों की इमेजिनेशन को पकड़ लिया और रेज़ किया, एक ह्यूज फोर्स रेज़ की सपोर्टर्स की. वो लखनऊ आ गए ब्रिटिश के साथ फाइट करने के लिए. बहुत सारे रिलीजियस वॉरियर्स जो थे वो खड़े हो गए वाइट पीपल को इंडिया से निकालने के लिए. भगत खान एक सोल्जर थे जिन्होंने ऐसे ही पार्ट ले लिया लार्ज फोर्स के साथ और फाइटर्स के साथ जो दिल्ली के थे, जो दिल्ली में आ गए. ठीक है.
दिल्ली में आ गए। और फिर कुंवर सिंह जो थे वो क्या थे, वो कौन थे, वो एक ज़मींदार थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो भी फाइट करना चाहते थे इन सेपॉइज और बैटल्स के खिलाफ। उन्होंने भी इनके साथ बहुत देर तक फाइट की। लीडर्स और फाइटर्स जो थे वो अलग अलग कंट्रीज से इसको ज्वाइन करने लगे। सो ये था हमारा आधे से ज़्यादा चैप्टर कवर। नेक्स्ट में हम और भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।